नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक करेंगे जो आप लोगों के यूपी टेट जो अभी होगा कैंसिल हो गया है और एच टेट और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और सी टेट वगैरह में सभी जगह आते हैं, तो जो भी टेट होंगे वहाँ। अब देखो भाई, आज हम करेंगे भाई अधिगम। अधिगम क्या है, इसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, अधिगम के घटक, ये सब हम करेंगे भाई आज की क्लास में। अब अधिगम क्या है, देखो पहले सुनो अधिगम क्या है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना कैसे कि व्यवहार में परिवर्तन। एक जगह हम अधिगम के बारे में कहेंगे सीखना, किसी चीज को सीखना क्या है, अधिगम है भाई। लेकिन क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन स्थायी होना चाहिए। सीखा तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन ये नहीं है कि वैसे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन तो बीमारी के कारण भी हो सकता है, थकान के कारण, मादक पदार्थों के सेवन के कारण भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है, वो स्थायी परिवर्तन नहीं होता। स्थायी परिवर्तन जो हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को कहते हैं क्या, अधिगम। हम देखते हैं भाई पहले अधिगम का अर्थ क्या है भाई। अगर हम इसका अर्थ देखें तो है भाई सीखना। सीखना, या हम कह सकते हैं कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। अब देखो व्यवहार, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, जो मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा जो एक क्लास आ चुकी है, उसमें हमने देखा था कि व्यवहार क्या है। व्यवहार है भाई हमारी मानसिक स्थिति का बाहरी रूप। यदि देखो हमारे मस्तिष्क में उलझन है, कुछ गुस्सा है, तो अगले को पता लग जाता है कि हम गुस्से में हैं। वो क्या है, हमारी मानसिक स्थिति का बाहरी रूप ही तो दिखा उसको। ये तो नहीं है कि वो हमारे मस्तिष्क में, हम खुश हैं तो पता लग जाता है कि खुश हैं, दुखी हैं तो भी पता लग जाता है। तो वो क्या है, व्यवहार क्या है, मानसिक स्थिति का बाहरी रूप क्या है भाई, व्यवहार। और देखो व्यवहार के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था एक बार, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो ये एक विलियम मैकडूगल की एक बुक थी भाई, पीछे हम बता भी चुके हैं। फिर से सुन लो कि मैकडूगल की किताब थी 1905 ईस्वी में लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसमें व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और एक व्यवहार का विज्ञान जो सर्वमान्य हुआ वो भी हमने देखा था सबसे पहले। जैसे क्या आया भाई, आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का पंपोलॉजी ने कहा, फिर चेतना का आया, फिर व्यवहार का विज्ञान आया, जॉन ब्रोडस वाटसन लेकर आए। उसके बाद यानी कि वो व्यवहार जो है, व्यवहार क्या है, उसी के आधार पर अध्ययन शुरू हुआ। अब देखो व्यवहार में परिवर्तन। अब देखो एक उदाहरण से आप देखो व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा। हमने देखो गाड़ी ली, एक गाड़ी है और उसे वो हमें नहीं आती चलानी। अब गाड़ी चलाने के लिए क्या करेंगे, हम सीखेंगे किसी से, क्या लेंगे, हम प्रशिक्षण लेंगे भाई। अब प्रशिक्षण लेके फिर क्या करेंगे हम, प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण में तो सिर्फ हमें विधि बताई जाएगी, उसकी प्रैक्टिस तो हम खुद करेंगे। तो अब क्या किया, हमने अभ्यास किया, फिर उसका अभ्यास किया, प्रैक्टिस की बार बार। अब क्या हो गया भाई, थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद हमें अनुभव हो गया और हमें सब चीजें हमने सीख ली, और अब हम क्या है, आराम से गाड़ी चला सकते हैं। तो वो क्या है कि वो क्या है, अधिगम। आपने अब अधिगम कर लिया। अधिगम यानी कि ये नहीं है कि आप आज गाड़ी आपने सीखी है, कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे, नहीं, वो स्थायी परिवर्तन आपके जीवन में आ गया। अब गाड़ी यदि आप नहीं भी चलाते हो, 2-4-6 महीने के बाद जब भी फिर आप बैठोगे गाड़ी चलाने, तो आराम से चला लोगे गाड़ी, ये नहीं है कि भूल जाओगे। तो ये क्या है, स्थायी परिवर्तन है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें कि अधिगम क्या है, तो क्या है अधिगम, प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। ये है भाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्टिक और संपूर्ण परिभाषा अधिगम की। देखो लिखो इसको, ये 3 चीजें याद रखनी है भाई आपको।
तीन जो ये शब्द मैंने अभी लिखे हैं, प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव, इनके ऊपर ही आधारित है अधिगम। देखो सबसे पहले इसकी परिभाषा अब आप लिख सकते हो, प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम क्या है, एक बार फिर देखो, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, और किसके कारण होगा भाई, सबसे पहले क्या है, प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के कारण है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को। देखो ये तीन चीजें तो ये, और एक व्यवहार में परिवर्तन, और परिवर्तन भी कैसा हो, स्थायी, तो वो क्या है भाई, अधिगम है। अब देखो अधिगम, आपने अधिगम के सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, जैसे व्यवहारवादियों के, संज्ञानवादियों के, और बिल्कुल आप उनको ही स्टार्ट कर देते हो पढ़ना, तो फिर आप अच्छे से समझ नहीं पाते, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा संज्ञानवादी है, कौन सा व्यवहारवादी है। तो हम पहले ये सब बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, अगली क्लास में हम सिद्धांत देखेंगे, तो इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सीटेट में भी और एचटेट में भी, और आप राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखो कैसे अधिगम होता है, प्रशिक्षण, और 2-3 और कुछ लिखे हुए थे भाई उसमें ऑप्शन में, किसके कारण, तो फिर उसमें उत्तर एक ही आया, प्रशिक्षण के कारण। क्योंकि देखो व्यवहार में परिवर्तन तो और भी कई कारणों से आते हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन, अब देखो व्यवहार में परिवर्तन क्या है, हमारे भाई बीमारी के कारण भी आ सकता है, बीमार हो गए और चिड़चिड़े हो जाते हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही है, ये नहीं है कि वो स्थायी परिवर्तन है, ठीक हो गए फिर से नॉर्मल हो गए। बीमारी के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन वहां अधिगम नहीं होगा क्योंकि वो स्थायी नहीं है। इसी तरह से थकान के कारण भी आ सकता है, या फिर मादक पदार्थों के सेवन के कारण भी आ सकता है, मादक पदार्थों के सेवन के कारण भी, इसी तरह से क्या मूल प्रवृत्तियों के कारण भी, या फिर संवेदनाओं के कारण भी, कई तरह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन स्थायी परिवर्तन आएगा सिर्फ प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के कारण, और वही अधिगम होगा भाई। इनके कारण आने वाले परिवर्तन को हम अधिगम के अंतर्गत नहीं रखेंगे। अब देखो यहां से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैं एज इट इज आपको बताती हूं प्रश्न कैसे पूछा गया। देखो यहां से प्रश्न पूछा गया कि अधिगम मनुष्य के व्यवहार में होने वाला, देखो प्रश्न था अधिगम मनुष्य के व्यवहार में होने वाला और फिर क्या परिवर्तन है, ऐसे ब्लैंक मिला आपको, खाली स्थान है, और कैसा है, स्थायी है, अस्थायी है, दोनों है, ए और बी दोनों, या फिर दोनों नहीं, कोई नहीं। ये आपको मिले हुए ऑप्शन, ये ऑप्शन आपके सामने है, और अधिगम मनुष्य के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। इसका उत्तर क्या होगा भाई, स्थायी परिवर्तन है, तो इसलिए स्थायी को बार बार बताया जा रहा है। इसी तरह से देखो एक परिपक्वता के कारण भी परिवर्तन आता है, लेकिन उसको भी हम अधिगम नहीं कहेंगे। एक बार परिपक्वता वाला भी प्रश्न पूछा गया कि देखो परिपक्वता, संवेदनात्मक विकास, मूल प्रवृत्तियां और प्रशिक्षण, यहाँ होने वाला परिवर्तन, देखो ये सीधा सीधा प्रश्न था, अधिगम मनुष्य के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है,
कारण क्या थे आगे फिर कि एक तो क्या था भाई, मूल प्रवृत्तियों के कारण, मूल प्रवृत्तियों के कारण। दूसरा क्या था भाई इसमें, फिर एक है संवेदनात्मक विकास के कारण। तीसरा फिर है भाई परिपक्वता के कारण। और चौथा विकल्प था भाई प्रशिक्षण। अब देखो इसमें आपको कि मनुष्य के व्यवहार में, अधिगम मनुष्य के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, किसके कारण है? प्रशिक्षण के कारण। इसमें उत्तर क्या था भाई? प्रशिक्षण। यदि आपने ये ध्यान से तीनों बातें नहीं देखी तो आप देखो ये मूल प्रवृत्तियों के कारण, संवेदनात्मक विकास और परिपक्व तीनों ही सही दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों गलत है। सही क्या है? प्रशिक्षण के कारण। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कि अधिगम क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं लिखते हैं भाई। अब देखो इसमें एक दो शब्द आप और जोड़ो, ये इनके कारण होने वाला परिवर्तन है, वो नहीं है, अधिगम नहीं है, तो आपकी याद रह जाएगा, लिख लो। संवेदनाओं के कारण होने वाला परिवर्तन भी नहीं है अधिगम। और भाई और क्या, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया परिपक्वता के कारण, वो भी अधिगम नहीं है, क्योंकि ये वाला जो परिवर्तन है ये अस्थायी परिवर्तन आता है हमारे व्यवहार में। स्थायी परिवर्तन सिर्फ 3 कारणों से आता है। तो ये आप याद रख लेना, इस यही डाले जाते हैं ऑप्शन में। 4-5 ऐसे होते हैं, ये ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं। और वैसे कुछ भी याद नहीं रखो आप, तीन शब्द याद रखो बस, प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव। इनके कारण होने वाले व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब हम देखें भाई अधिगम की कुछ परिभाषाएं, क्योंकि ये भी कई बार पूछी गई हैं। अधिगम की परिभाषाएं सीटेट वगैरह में तो परिभाषाएं ही पूछी जाती हैं। तो एक दो जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं वो लिखेंगे भाई हम। जैसे देखो एक है भाई गिलफोर्ड है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? इन्होंने अधिगम की परिभाषा दी है, व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन हो वह अधिगम होता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब देखो आपसे ऐसे के ऐसे ये परिभाषा लिखी मिलेगी आपको और पूछा जाएगा ये किसकी है, तो ये गिलफोर्ड की है भाई। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कैसे? देखो जैसे कोई आपको अपशब्द बोलता है तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। उसने जैसा व्यवहार किया आपने भी वैसा ही व्यवहार किया, तो क्या इसका मतलब क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आया। यदि किसी ने आपको नमस्कार गुड मॉर्निंग किया, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, तो आप भी सामने से बोलते हो गुड मॉर्निंग। जैसा उसने व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार हमने किया, तो वो क्या है भाई? फिर व्यवहार में परिवर्तन हो गया व्यवहार के कारण। वो क्या है? गिलफोर्ड ने। अब देखो करो एंड करो की एक बार एस्टेट में, पीजीटी एस्टेट में पूछी गई थी भाई। करो और करो, ये देखो भाई दंपति हैं, दोनों पति पत्नी हैं। इन्होंने एक परिभाषा दी है अधिगम की कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। देखो आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन अधिगम है। अब देखो आदत है, अभिवृत्ति है भाई, ये अभिवृद्धि अलग चीज है, वो होती है बढ़ोतरी, और अभिवृत्ति होता है दृष्टिकोण, ये अलग है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा भाई? करो एंड करो ने। और ये दोनों, ये परिभाषा कई बार पूछी गई है भाई, तो इसको आप महत्वपूर्ण मानना। अब देखो भाई, ये देखो 2013 सीटेट में पूछी गई है ये परिभाषा,
और भाई 2015 एचटेट जेबीटी में पूछी गई है और पीजीटी में भी सेम क्वेश्चन दोनों में डाला गया, 2015 में और सीटेट में भी आया है ये। अब देखो अगली परिभाषा लिखेंगे भाई हम लिखेंगे भाई विलियम वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं भाई अधिगम के बारे में कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। एक तो इन्होंने ये परिभाषा दी अभी, विकास की एक प्रक्रिया है ये। और एक बात और कही इन्होंने कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है। ये दो बातें याद रखनी है आपको वुडवर्थ की कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है और अधिगम नवीन, देखो ये अलग है और ये अलग, दो बातें बताई हैं इन्होंने अधिगम के बारे में कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है और अधिगम क्या है भाई नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है, ये बताया भाई वुडवर्थ ने। अब देखो भाई एक स्किनर, बीएफ स्किनर की परिभाषा भी लिख लेते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर, देखो लिखो भाई कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। बीएफ स्किनर क्या कहते हैं भाई कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये तो देखो आपको ऐसे के ऐसे याद करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि परिभाषा किसी ने दी है तो उनको एज इट इज ही याद किया जाता है, उनकी कोटेशन को ये नहीं है कि आप कुछ हेर फेर करके आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने यही लिखी मिलेगी और पूछेंगे ये किसकी परिभाषा है और इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ये 2-4 परिभाषाएं आप याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये भाई। अब देखो अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है, ये एक परिभाषा भी एक परीक्षा में पूछी गई थी, तो आप ये भी लिख लो भाई। आइजेंक एक मनोवैज्ञानिक है ये, इन्होंने क्या कहा है कि अधिगम नवीन और स्थायी, नवीन भी है और क्या है भाई स्थायी भी है। नवीन और स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। ये है भाई 2-3-4 परिभाषाएं हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी अधिगम की। अब हम ये नोट करो, आप फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे देखेंगे हम अधिगम के पक्ष और फिर अधिगम के प्रकार, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले लिखो भाई अधिगम के पक्ष। अधिगम के पक्ष 3 होते हैं भाई, और ये कई बार प्रश्न यहां से पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई अधिगम वाला। अब देखो इसमें क्या पूछा जाता है, एक तो भाई संज्ञानात्मक, ज्ञान के द्वारा, यानी कि ज्ञानात्मक भी बोल सकते हो आप या इसे संज्ञानात्मक भी बोल सकते हो। एक पक्ष तो है भाई ये, दूसरा है क्रियात्मक पक्ष है, और तीसरा है भाई भावात्मक पक्ष। देखो किसी चीज को आप सीखोगे तो क्या ज्ञान से ही सीखोगे, वो तो ज्ञानात्मक क्रिया करके सीखोगे। गाड़ी चलाना क्या आप ऐसे नहीं सीख सकते। आप अधिगम कर रहे हो भाई, आप पढ़ रहे हो, अब तो देखो आप संज्ञान ज्ञान के द्वारा आप अधिगम कर रहे हो, फिर क्या क्रिया करके, कुछ अधिगम ऐसे हैं जो क्रिया करके करोगे
भावात्मक कुछ भावना के द्वारा अधिगम हो जाता है, तो ये क्या है, पक्ष है भाई। अब इसी तरह से लिखो भाई, अधिगम के प्रकार भी 3 है भाई। देखो इसमें एक चौथा डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा अधिगम का पक्ष नहीं है, या फिर 3 और डाल दिए जाएंगे और एक इनमें से डाल के पूछा जाएगा कि कौन सा अधिगम का पक्ष है। तो इस तरह से प्रश्न यहां से आते हैं। अधिगम के प्रकार भी 3 है भाई। एक तो है भाई गामक अधिगम है। देखो गामक अधिगम से कितनी बार सीटेट में प्रश्न, शायद ही कोई सीटेट का एग्जाम होगा यहां से प्रश्न नहीं आया हो। एक है भाई गामक अधिगम होता है भाई शरीर से, शारीरिक क्रिया के द्वारा जो अधिगम होता है। एक है भाई प्रतिबोधनात्मक अधिगम, और एक तीसरा है भाई संकल्पनात्मक अधिगम। अब देखो इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब इन तीनों को एक साथ देखेंगे, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, तो इसको हम अलग से देखेंगे। लिखो इनको, फिर यहाँ ऊपर तीनों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तीनों का। देखो भाई यहां लिखेंगे हम गामक अधिगम, यहां लिखेंगे आगे फिर प्रतिबोधनात्मक अधिगम, और फिर लिखेंगे यहां संकल्पनात्मक अधिगम। अब देखो इन तीनों में क्या अंतर है, छोटा छोटा इनकी विशेषताएं और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे भाई। सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अध्ययन करेंगे, ज़्यादा ये नहीं है कि आपको, समय भी कम है आपके पास क्योंकि यूपी टेक तो शायद 20 या 24 दिन के बाद ही होने वाला है। तो देखो गामक अधिगम क्या है भाई, शारीरिक क्रिया के द्वारा जो सीखा जो कुछ सीखा जाता है शारीरिक क्रिया के द्वारा। गामक का अर्थ होता है भाई शारीरिक क्रिया के द्वारा। तो इसमें लिखो आप कि शारीरिक क्रिया के द्वारा कैसे सीखा जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है भाई, वो सब कुछ शरीर, देखो उसको ये नहीं पता। अब देखो चिमटे वाला एक उदाहरण पूछा गया है सीटेट में कि बच्चा चिमटे को पकड़ लेता है, उसके सामने आप करते हो तो पकड़ लेता है, वो कौन सी गामक अधिगम है वो? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने कोई भी चीज होगी उसको छीनेगा, उसको नहीं पता ये कैसी है, छूनी है नहीं छूनी है, गर्म है ठंडी है, वो सिर्फ अपनी शरीर से क्रिया करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, गामक अधिगम कहेंगे भाई। इसमें देखो जैसे गामक अधिगम में अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है भाई। कुछ विधियां होती हैं और अधिगम की, तो इसमें गामक अधिगम के लिए अनुकरण विधि। अब जैसा आप कर रहे हो, बच्चे आपको देखकर करते हैं, वो अनुकरण विधि हुई। तो गामक अधिगम में जैसे सबसे ज्यादा जो गामक अधिगम है वो शैशव अवस्था में होता है भाई। तो अब शैशव अवस्था में आपसे पूछा जाएगा कि शैशव अवस्था में कौन सा अधिगम होता है, तो कौन सा भाई, गामक अधिगम होता है शैशव अवस्था में। अब बाल्यावस्था में आएंगे आगे तो ये होता भी, देखो अब इसमें क्या है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम, यानी कि बोध होने लगता है, हमें चीजों का ज्ञान हो जाता है। देखो अब मैंने आपके सामने कहा कि कबूतर, जैसे मैंने बोला तो आपके यहाँ मस्तिष्क में एक चित्र बन जाता है, हाथी बोला जैसे, तो एक भारी भरकम विशाल का एक चित्र बन गया ना आपके दिमाग में। चींटी बोली तो ऐसे ही एक सूक्ष्म एक चित्र बन गया कि चींटी ऐसी होती है, क्योंकि वो मूर्त, वो संकल्पनाएं मूर्त होती है भाई। मूर्त, देखो दो शब्द होते हैं, एक बार बार आएगा एक शब्द अमूर्त। अमूर्त होता है भाई जो कल्पना होती है, यानी कि स्पष्ट नहीं होता, सिर्फ कल्पना होती है। मूर्त होता है भाई, मूर्त है जो चीज हमारे सामने है, जिसे हम देख सकते हैं।
हाथी है, मूर्त है, लेकिन ऐसे अगर डायनासोर के बारे में हम बोलें तो क्या सिर्फ कल्पना है, वो क्या देखा है हमने? तो इस तरह से क्या है, ये संकल्पनाएं बनाते हैं हम अपने दिमाग में। तो देखो इसमें क्या है प्रतिबोधनात्मक में कि संप्रत्यय बनता है मस्तिष्क में। एक शब्द होता है भाई संप्रत्यय, जैसे कंसेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको संप्रत्यय, यानी कि मस्तिष्क में क्या है एक बिंब बनता है भाई किसी चीज का, वो क्या होता है एक संप्रत्यय बन जाता है हमारे मस्तिष्क में। और बाल्यावस्था तक आते आते हमारा इतना बोध या ज्ञान हो जाता है हमें कि कोई भी चीज यदि हमारे सामने बोली जाती है तो हम क्या करते हैं, उसकी एक चित्र बना लेते हैं। देखो जैसे बाल्यावस्था में, इसमें एक तो विधि लिखो भाई, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयत्न व भूल विधि का प्रयोग किया जाता है भाई, ये पूछ लिए जाते हैं भाई कई बार। इसमें अध्ययन के लिए प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये बाल्यावस्था में, ये देखो शैशव अवस्था में थी और ये क्या बाल्यावस्था में इसका प्रयोग किया जाता है भाई सबसे ज्यादा। जैसे देखो हम पढ़ाएंगे आप बच्चों को तो क्या, कैसे कबूतर ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि कैसे कबूतर का मतलब क्या कि कबूतर कै का वैसे तो क्या संबंध है कबूतर से, कैसे तो बहुत शब्द बनते हैं, लेकिन कबूतर क्यों, उसके मूर्त यहाँ एक बिंब बनाने के लिए जो ज्ञान स्थायी हो जाए। इसी तरह से पहाड़े याद करवाते हैं हम, जैसे तो ये एक क्या है बार बार हम उसका अभ्यास करवाते हैं किसके, एक प्रतिबोधनात्मक उसका संप्रत्यय बनाने के लिए उसके मस्तिष्क में। यानी कि यहाँ क्या है कि जब बच्चा संप्रत्यय के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है तो वहां क्या होता है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम होता है। अब इसी तरह से देखो संकल्पनात्मक अधिगम, अब देखो ये आप समझ चुके हो, ये शैशव अवस्था में है, ये बाल्य अवस्था में है, तो ये क्या किशोर अवस्था में होगा। और कैसा होगा कि ये तो शब्द हमें समझने की जरूरत नहीं, ये तो हम सीख चुके हैं। अब हम अमूर्त संप्रत्यय भी बना सकते हैं, किसी भी चीज की कल्पना भी कर सकते हैं। वो जो संकल्पना हमारे मस्तिष्क में बनती है वो क्या है भाई, संकल्पनात्मक अधिगम। कल्पना के साथ जैसे देखो इसमें क्या है भैया, किशोर अवस्था में और सूझ विधि के द्वारा इसमें होता है कि क्या है, इसमें हम अमूर्त चिंतन कर सकते हैं भाई, हमारे मस्तिष्क में क्या है अमूर्त चिंतन। इसमें तो क्या था भाई, एक मूर्त कोई चीज थी हमारे सामने और उसके बारे में हमारे मस्तिष्क में एक बिंब बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या है भाई, अमूर्त संप्रत्यय की कल्पना हम करते हैं, वहां क्या है संकल्पनात्मक अधिगम होता है। और यह सूझ विधि के द्वारा अध्ययन करवाया जाता है संकल्पनात्मक अधिगम का। और ये क्या है भाई, किशोर अवस्था में करवाया जाता है। ये थे भाई अधिगम के, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, उदाहरण दे के पूछे जाते हैं कि अनुकरण विधि का कौन से अधिगम में प्रयोग किया जाता है, या सूझ विधि का कौन से में। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, यहां से प्रश्न आता है। जो भी देखो अधिगम के पक्ष भी पूछे जाते हैं, अधिगम के प्रकार भी पूछे जाते हैं, और फिर प्रकार के अंतर्गत भी ये सब उदाहरण देके सीटेट में तो आपको पता है कि सभी क्या है भाई अवधारणात्मक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। वहां तो लंबे लंबे वाक्य दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा अधिगम है, तो वहां आपको ये सब कुछ अब देखो भाई हम देखेंगे अधिगम की विशेषताएं और फिर देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहले हम देखते हैं भी अधिगम की विशेषताएं, क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखो अभी 2-4 दिन पहले जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ है जो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, पेपर लीक था शायद वो, तो उसमें पूछे गए थे अधिगम के क्या प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है, तो वो सब देखेंगे। अब पहले देखते हैं अधिगम की विशेषताएं।
अधिगम की विशेषताएं लिखो भाई, क्योंकि विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है। सबसे पहले तो लिखो कि अधिगम एक प्रक्रिया है। ये भी अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है। दूसरा लिखो कि अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। सदैव क्या है, उद्देश्य पूर्ण होता है। निरुद्देश्य नहीं होता अधिगम। विशेषताएं कई बार पूछी गई है भाई सीटेट वगैरह में, तो ये याद करनी पड़ेंगी आपको। और अधिगम क्या है, जन्म जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है भाई, जीवन पर्यंत चलती हैं ये प्रक्रियाएं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम करते रहते हैं हम। और फिर क्या है भाई, अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये सकारात्मक भी हो सकता है अधिगम और नकारात्मक भी। अब देखो सकारात्मक कैसे, अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। यदि हमारे सामने कोई हमें देखो अच्छी बातें बता रहा है तो हम उसी तरह का अधिगम करेंगे, वो तो क्या है, सकारात्मक। यदि नकारात्मक यानी कि कोई गाली गलौच भी तो हम इसी समाज से सीखते हैं, वो क्या है, नकारात्मक अधिगम है। तो सकारात्मक भी होता है और अधिगम कैसा, नकारात्मक भी होता है। देखो जैसे प्रार्थना है, एक बार पूछा गया है भाई प्रार्थना सीखी आपने, वो कैसा है, सकारात्मक है। और यदि गाली गलौच सीखे तो कैसा है, नकारात्मक है। देखो भाई अधिगम समाज सापेक्ष है, समाज सापेक्ष है। इसका मतलब क्या भाई, समाज में ही होगा अधिगम। ये तो नहीं है कि आपको जंगलों में छोड़ दिया जाएगा एकला कहीं अकेला, तो आप कैसे अधिगम करोगे, हो ही नहीं सकता। अधिगम तो एक दूसरे को सीख देख के ही तो सीखते हैं। तो क्या है, समाज सापेक्ष, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक भी है ये सामाजिक कारक। और क्या है ये समाज सापेक्ष, यानी कि समाज की जरूरत है, क्योंकि देखो समाज के बिना अधिगम संभव नहीं है। इसी तरह से देखो अधिगम एक देखो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भाई, और 2-3 बार पूछी जा सकती है कि अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। विशेषता है ये कि अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि अधिगम की विशेषताओं में लिख देते हैं कि अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है, और आप कि हाँ है स्वाभाविक अधिगम, तो सीखना तो स्वाभाविक है, नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है भाई। अधिगम अपने आप नहीं होता, हमें अधिगम करना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई हम अधिगम अपने आप हो जाएगा, उसके लिए हमें कोशिश एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब देखो भाई अगली विशेषता है कि अधिगम कई प्रकार की विधियों से होता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, अनेक प्रकार की विधियों से हो सकता है अधिगम। कोई किसी तरीके से सीखता है, कोई किसी तरीके से। अगली विशेषता देखो भाई अधिगम की कि अध्यापक, मित्र मंडली और परिवार तीनों की अहम भूमिका है भाई। देखो वो तो समाज वाले में ही आ गए, लेकिन फिर से लिख लो भाई अध्यापक का भी अहम रोल है अधिगम में। और क्या भाई, मित्र मंडली का भी, क्योंकि मित्र मंडली से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। बोलते हैं ना, संग का रंग चढ़ता है, संगति का असर पड़ता है। वो वही है, मित्र मंडली जैसी आपकी होगी वो वैसे ही आप भी, आपके अंदर भी वैसे ही विचार आएंगे। और क्या, परिवार तो है ही भाई, परिवार में आप रहोगे, वही इनकी अहम भूमिका है भाई। अधिगम में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है इन तीनों की, अध्यापक की भी, मित्र मंडली की भी और परिवार की भी। लिखो ये और भी है विशेषताएं फिर।
देखो भाई, अधिगम आप ये मानो कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, और वो कई कारणों से होता है परिवर्तन। आपको पता है 3 कारण है। अब विशेषताओं में ये हम देख रहे हैं, ये सब आप अच्छे से जानते हो इन बातों को, लेकिन जहाँ डाउट है वहाँ ऐसे आपको लिखवाया जाता है। इसका कारण यही है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, और बनते भी हैं। देखना, अब हमने 1-2 जो भी क्लासेज करवाई हैं, वहाँ से जो अब जो परीक्षा होगी उसमें कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हिंदी की हमारी व्याकरण की देखना, आप अगर नहीं देखी है तो पूरी की पूरी जो हिंदी व्याकरण है, उदाहरण भी एज इट इज उठाए गए हैं हमारे क्लासेज से। विबोध एकेडमी पे आपको जाओगे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ आपको हिंदी व्याकरण की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। सारे 30 के 30 प्रश्न वहाँ से आए हुए हैं अभी आपके यूपी टेट में अभी जो हुआ था, और एस टेट में भी आएंगे, आते ही हैं हर बार। अगली विशेषता देखो भाई, अगली विशेषता है कि क्या है, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता भाई। जरूरी नहीं है कि नवीन हो अधिगम। जैसे देखो, अब आप जो पढ़ रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आज पहली बार आपको पढ़ाया जा रहा है, आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, तो अब फिर से पढ़ रहे हो, तो अब क्या है, फिर से नवीन तो नहीं है आपके लिए ये। तो सदैव नवीन हो ये जरूरी नहीं है अधिगम, और अधिगम से सर्वांगीण विकास संभव है। हम अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं अधिगम से। ये थी भाई कुछ अधिगम की विशेषताएं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। 3 विशेषताएं डाल दी जाएंगी, और एक दूसरा विकल्प में ऑप्शन में कुछ डाल दिया जाएगा, और पूछेंगे कि अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है। क्योंकि ये स्वाभाविक वाला पूछा जा चुका है कि अधिगम की विशेषता है, फिर उसमें डाला गया कि अधिगम स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो विशेषता नहीं थी अधिगम की। तो अब देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखो भाई, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये अब देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले लिखो भाई अभिप्रेरणा। देखो, जिनके कारण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे भाई। अधिगम क्या है, सीखना, और उसको प्रभावित करेगा कोई कारक, या तो हमारा अधिगम क्या तेज हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो प्रभाव पड़ा ना अधिगम के ऊपर, यही है प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले तो लिखो भाई अभिप्रेरणा। यदि अभिप्रेरणा आपके अंदर नहीं है तो आप अधिगम कर ही नहीं पाओगे। तो अभिप्रेरणा क्या है भाई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, और इसमें अभिप्रेरणा के द्वारा ही तो आप विषय वस्तु को सीखते हो। अब देखो, दूसरा क्या है इसमें, विषय वस्तु। आपके पास कोई विषय वस्तु होगी, उसी को तो सीखोगे आप, तो विषय वस्तु भी इसको प्रभावित करती है। यदि सरल विषय वस्तु है, कोई भी आपके सिलेबस में कुछ लगा हुआ है और वो बिल्कुल सरल है, तो क्या अधिगम आसानी से होगा। कठिन है तो उसके लिए आपको अलग से कुछ आसान विधियों का प्रयोग करके अभ्यास प्रवृत्ति के द्वारा अधिगम करना पड़ेगा। तो विषय वस्तु भी प्रभावित करती है अधिगम को। तीसरा जो कारक है वो है भाई वातावरण। अब देखो, वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव मानेंगे, क्योंकि वातावरण ही तो प्रभावित करता है। यदि अनुकूल वातावरण नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे इधर उधर शोर शराबा है, तो हम वो हमारा ध्यान कंसंट्रेट हो ही नहीं पाता, तो अधिगम कैसे होगा। तो वातावरण हमारा जो यदि कहीं वातावरण बिल्कुल शांत है, अच्छा परिवेश है, हम बैठे हुए हैं, तो वहाँ अधिगम अच्छा होगा। तो यानी कि वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। और अगला एक और है भाई पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान भी अधिगम को प्रभावित करता है। पूर्व ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान का अर्जन।
अब पूर्व ज्ञान से जोड़ के हम नवीन ज्ञान को सीख सकते हैं। ये नहीं है कि हमेशा अधिगम नवीन ही होगा, क्योंकि हमने विशेषता में भी देखा है। तो पूर्व ज्ञान भी जरूरी है, ये भी प्रभावित करता है अधिगम को। यदि किसी विषय वस्तु के बारे में हमें थोड़ी सी पहले जानकारी होगी तो अधिगम आसानी से होगा, वरना थोड़ी कठिनाई आएगी और थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो ये है भाई प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया अधिगम को प्रभावित करने वाला। अभी जो आपके जो अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, और उसमें पूछा गया भाई व्यक्तिगत अभिप्रेरणा व्यक्तिगत कारक है। भाई अभिप्रेरणा है तो आप अभिप्रेरणा अपने आप ही तो अभिप्रेरित होगे, तो ये व्यक्ति कारक है। अब वातावरण आपका सामाजिक होगा, सामाजिक कारक ही है। वातावरण में जो समाज में जो दूसरे लोग जुड़े होते हैं उससे प्रभावित होते हो, आपको डिस्टर्ब करते हैं तो उससे आप प्रभावित होते हो। तो इसमें क्या था कि सामाजिक कारक, वातावरण संबंधी कारक, या फिर क्या था एक अभिप्रेरणा और एक कोई और डाला गया था। तो वहां ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रभावित करने वाले कारक ये हैं भाई, अधिगम को याद करने ना, इनके अलावा जो कुछ आएगा वो गलत है। ये थे भाई आज हमारा अधिगम का। अब देखो, अब हम देखेंगे भाई अधिगम के वक्र, अधिगम का एक पठार बन जाता है कई बार, तो वो सब हम देखेंगे। अधिगम के वक्र इसी क्लास में कर लेते हैं, फिर ऐसे तो बहुत बड़े ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे हम अधिगम के सिद्धांत भी करेंगे। तो अधिगम के वक्र और देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है और 4 ही है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अधिगम के वक्र है भाई, अब वक्र क्या है भाई, अधिगम में लगने वाला समय, कितने समय में हमने कितना अधिगम किया, इसको निर्धारित किया जाता है एक वक्र के द्वारा कि इसमें क्या है, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय को प्रदर्शित किया जाता है। तो अधिगम के वक्र में क्या है भाई, अधिगम में लगने वाला समय और अधिगम की मात्रा को बताया जाता है। तो अब देखो सबसे पहले हम अधिगम वक्र में देखेंगे भाई सरल रेखीय अधिगम वक्र। सरल रेखीय वक्र है भाई, सरल रेखीय वक्र। इसमें क्या है भाई, देखो सरल रेखीय वक्र में यार समान उपलब्धि वक्र भी बोलते हैं इसी को, समान उपलब्धि वक्र इसी को बोलते हैं भाई। अब देखो यहाँ ये ऐसे वक्र बनाया भाई हमने। अब यहाँ तो क्या है भाई, यहाँ हम अधिगम में लगने वाले समय को निर्धारित करेंगे, और यहाँ नीचे तो हम समय और यहाँ मात्रा भाई, यहाँ तो अधिगम की मात्रा और यहाँ समय को निर्धारित करेंगे। अब देखो इसमें सरल रेखे में क्या है कि हम अधिगम करने बैठे, 1 घंटे में हमने 1 अध्याय किया भाई, 2 घंटे में 2 अध्याय किए, 3 घंटे में फिर 3 अध्याय किए, 4 घंटे में 4, यानी कि ये क्या है, एक सरल रेखीय वक्र बन गया भाई। यानी कि हमारे अधिगम में क्या है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल, यानी कि हम अधिगम में समय और मात्रा क्या है, समान रूप से चल रहे हैं। ये क्या है भाई, सरल रेखीय वक्र। अब देखो दूसरा है भाई, इसी में दूसरा जो है वो है भाई उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र में क्या है भाई कि जैसे इसमें सकारात्मक यानी कि बढ़ोतरी होती जाएगी, आपको दिख रहा है उन्नतोदर, उन्नति होगी। तो जैसे ये वक्र है भाई, अब देखो यहाँ तो क्या मात्रा है अधिगम की और यहाँ क्या है समय। अब देखो यहाँ मात्रा हमने 1 अध्याय, 2 अध्याय, 4, यहाँ घंटा। अब इसमें क्या किया भाई कि हमने अधिगम किया, एक दिन तो हमने अधिगम किया भाई 1 घंटे में 1 अध्याय कर लिया, फिर दूसरे दिन हम 1 घंटे फिर से बैठे और फिर हमने क्या कर लिया भाई, 2 की बजाय 2 से थोड़ा ज़्यादा किया, यानी कि हमने ये लगाओ कि 2.5 अध्याय कर लिए, 2.5 अध्याय कर लिए। उसके बाद फिर तीसरे दिन हमने क्या किया, क्योंकि हमारे अधिगम में तेजी आ रही है तो 4 अध्याय पूरे कर लिए भाई हमने।
तो ये क्या है, देखो उन्नतोदर, हमारा वक्र जो है वो ऊपर, यानी कि हमारा अधिगम बहुत तेजी से हो रहा है। ये क्या है, उन्नतोदर वक्र बन रहा है, कम समय में हम बहुत ज्यादा अधिगम कर रहे हैं। तो वो कौन सा है भाई, उन्नतोदर वक्र। अब अगला देखेंगे, अगला है भाई नतोदर या घटता वक्र जिसे बोलते हैं, इसको बढ़ता वक्र भी बोलते हैं। अब ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो तीसरा है भाई नतोदर वक्र। नतोदर वक्र, या इसको हम बोल सकते हैं घटता वक्र। तो ये इसके विपरीत है बिल्कुल। तो देखो ये है भाई, जैसे हम एक वक्र बनाएंगे तो यहाँ क्या है, हमने मात्रा ली अधिगम की, और यहाँ क्या समय। तो एक दिन हमने क्या किया भाई, न तो एक दिन हमने 1 घंटे में एक अध्याय कर लिया, लेकिन दूसरे दिन हमने क्या किया, 2 घंटे में हमने सिर्फ आधा अध्याय ही किया। यानी कि घंटे समय तो लगा ज़्यादा, लेकिन क्या अधिगम हुआ कम। तीसरे दिन फिर हमने क्या, फिर से 3 घंटे, या आप ये लगाओ कि 4 घंटे में हमने फिर क्या 2 अध्याय किए। यानी कि पहले तो बढ़ रहा था देखो, और अब वक्र क्या है, नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है। यानी कि हमें अधिगम तो कम और समय ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्या है भाई, नतोदर वक्र है, जिसमें समय ज़्यादा लगे और अधिगम की मात्रा कम हो। अब देखते हैं अगला और जो आखिरी है मिश्रित वक्र। अब मिश्रित वक्र आप सब समझ भी गए होंगे। इसमें क्या होगा कि कभी तो अधिगम ज्यादा होगा और कभी कम होगा। तो अगला क्या है भाई, मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होगा भाई कि देखो, इसको सर्पिलाकार भी बोलते हैं, सर्पिलाकार भी बोलते हैं, सर्पिलाकार वक्र। यानी कि इसमें क्या है कि देखो, ये है भाई मात्रा अधिगम की यहाँ, और यहाँ क्या है भाई समय। यहाँ हमेशा समय और यहाँ मात्रा अधिगम की। अब इसमें क्या है भाई कि देखो ऐसे बन जाता है कि देखो हमने एक दिन तो ऐसे किया, 1 घंटे में एक अध्याय कर लिया। फिर दूसरे दिन क्या किया कि अगले 2 घंटे में हमने 1.5 अध्याय कर लिया। इनके दूसरे दिन 1 घंटे में 1.5 अध्याय कर लिया। तीसरे दिन क्या किया भाई, फिर हमने क्या किया कि 3 घंटा तो पूरा लगाया, लेकिन आधा अध्याय ही किया। तो एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन घट रहा है। इसी तरह से देखो, एक दिन हमने क्या किया, तो इस तरह से वक्र बनेगा भाई, ये वक्र बनेगा भाई ऐसे। यानी कि एस आकार का वक्र, इसको ऐसे होता है, ये एस आकार का वक्र भी बोलते हैं। ये इस तरह से हमारा अधिगम, यानी कि सर्पिले आकार का, कभी अधिगम समय कम लग रहा है, अधिगम ज़्यादा हो रहा है, और कभी समय कम लग रहा है ना ज़्यादा लग रहा है, और अधिगम कम हो रहा है। इस तरह का जो अधिगम होगा वो क्या होगा भाई, मिश्रित अधिगम वक्र बनेगा उसका। ये है भाई अधिगम के वक्र। यानी कि आप अधिगम करते हो तो कभी देखो, ये तो एक आप अपने सामान्य जीवन में भी आप देखोगे तो ये वक्र सबके जीवन में बनते हैं भाई। आप बिल्कुल रुचि लेके आज आपने पढ़ना शुरू किया, बहुत अच्छा याद किया, कल भी फिर पूरे जोश के साथ, और फिर परसों क्या फिर थोड़ा सा मंद हो गए कि कोई कठिन टॉपिक आ गया, या फिर कोई डिस्टरबेंस था, इधर उधर प्रभावित हो गया हमारा अधिगम। किसी भी तरह से क्या ये उतार चढ़ाव अधिगम में आते रहते हैं, और इनको हम एक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमने आज देखा भाई अधिगम के बारे में, अधिगम का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, प्रभावित करने वाले कारक, और क्या भाई अधिगम के पक्ष, अधिगम के प्रकार, और क्या देखा भाई फिर आखिर में अधिगम के वक्र। अब है भाई हम अधिगम के सिद्धांत देखेंगे भाई। अधिगम के सिद्धांत के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आज हम लेते हैं। टॉपिक शुरू करेंगे भाई कल। देखो अधिगम के सिद्धांत आप पढ़ते हो भाई, जैसे अधिगम के सिद्धांत थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर आप घर से थोड़ा स्टडी करना तो आपको आसानी होगी अधिगम में। अधिगम के सिद्धांत में देखिए,
आप क्या देखेंगे भैया, अधिगम के सिद्धांत को दो प्रकार से हम पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं भी व्यवहारवादी, और एक पढ़ते हैं हम संज्ञानवादी। तो व्यवहारवादी देखो, व्यवहार का विज्ञान दिया था और उसके जो सहयोगी थे ना, वो तो है व्यवहारवादी। और जो गेस्टाल्ट है जैसे, और ये एक ये क्या थे, गेस्टाल्टवादी, और ये लेनिन थे, कर्ट लेविन, ये हम पढ़ते हैं भाई संज्ञानवाद में। संज्ञानात्मक इनके सिद्धांत हैं। देखो इसमें जैसे पावलोव है, पावलोव को हम देखेंगे, थोर्नडाइक को देखेंगे, बीएफ स्किनर को, क्लार्क हल को, ये सब तो किसमें है भाई, व्यवहारवादी हैं ये क्या है, जैसे देखो पावलोव का आप देखते हो, या फिर आप स्किनर का देखते हो सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर का, और इनका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। जैसे थोर्नडाइक का हम देखते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, और एक है भाई ये पुनर्बलन का सिद्धांत हम देखते हैं भाई क्लार्क हल। ये तो हम पढ़ेंगे भाई व्यवहारवादियों में। और इसमें हम गेस्टाल्टवादी, वर्दीमर, कोहला, कोफर, और एक कर्ट लेविन, उनको हम पढ़ेंगे भी संज्ञानवादियों में। ये हम देखेंगे हम कल, क्योंकि आज हम ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर व्याख्यान हमारा। कल की क्लास में हम देखेंगे ये सिद्धांतों के बारे में, और फिर एक एक सिद्धांत को हम बिल्कुल गंभीरता से परीक्षा उपयोगी ढंग से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।